मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। क्लास बीए सेकेंड ईयर, पेपर हिस्ट्री, पेपर सेकंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और आप लोगों का विषय चल रहा है राजस्थान में 1857 का विप्लव या क्रांति। इसके अंतर्गत कारण और क्रांति का विस्फोट कहाँ हुआ, इसके संदर्भ में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब राजस्थान में क्रांति का विस्तार कहाँ और किस तरह हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला इसमें हम लेते हैं मारवाड़ में विद्रोह। मारवाड़ का राजा मानसिंह जब तक था तब तक वह अंग्रेजों के विरुद्ध रहा। मानसिंह के पश्चात तख्त सिंह राजा बना और तख्त सिंह की जो नीति थी वो जनता और सामंतों को उसके विरुद्ध कर रही थी। तख्त सिंह ने ईडर से अपने साथ लाए हुए गुजरातियों को प्रशासन में ऊंचे ऊंचे स्थान प्रदान कर दिए। मारवाड़ के लोगों की, वहाँ के स्थानीय सामंतों की उसने उपेक्षा करनी शुरू कर दी और उन पर विभिन्न कर लगा दिए, जिससे सामंतों ने रेख और चाकरी उन्हें देनी बंद कर दी। ब्रिटिश एजेंट जो था, रेजिडेंट, उसने तख्त सिंह को सहायता दी कि वो सामंतों के गांव जब्त कर ले, और उसने गांव जब्त कर लिए। ऐसे में तख्त सिंह के जो सामंत थे वो उसके विरोधी होने लगे, और इसमें आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह सबसे महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले भी जब तख्त सिंह ने अपनी सेनाएं ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए 1857 के विद्रोह के दमन के लिए भेजी थी, तो उस समय विप्लवकारियों को उस सेना ने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाई। इस सेना के ही कुछ लोगों ने आना सागर के निकट भूतपूर्व एजीजी सदरलैंड के स्मारक पर पत्थर फेंककर ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपने अनादर भाव और अपने क्रोध को प्रकट किया था, और इसी से रुष्ट होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सेना को वापस भेज दिया। अगस्त 1857 को जब नसीराबाद के पुनः विद्रोह की सूचना जब इस सेना को प्राप्त हुई, तो इस सेना ने विद्रोह कर दिया, और इस सेना ने आबू में इस विद्रोह किया था और ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया। एजीजी का पुत्र लॉरेंस जो था वो घायल हो गया, लेकिन यूरोपीय सैनिकों की सतर्कता के कारण इन सैनिकों को कोई विशेष सहायता नहीं मिली और इन क्रांतिकारियों को अनादरा की ओर खदेड़ दिया गया। भीलों को छोड़कर सभी सैनिक विप्लवकारियों से मिल गए और यह विप्लवकारी एरनपुरा की ओर चले गए। रास्ते में सिरोही के राजा शिव सिंह ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह बचते हुए यह 23 अगस्त को एरनपुरा पहुंच गए। एरनपुरा के सैनिकों को विद्रोह की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 22 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा में विप्लव हो गया, और लेफ्टिनेंट कॉनोली ने इस विप्लव को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि भील सैनिक ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, लेकिन उन्होंने विद्रोहियों का सामना नहीं किया, और 23 अगस्त को आबू के विप्लवकारी भी उनसे आ मिले। इन्होंने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और दिल्ली की ओर चल दिए। तख्त सिंह ने एक सेना इन्हें रोकने के लिए भेजी, लेकिन तख्त सिंह की भेजी गई सेना जो थी वो इन्हें रोक नहीं पाई। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, तख्त सिंह और उसकी सहयोगी ब्रिटिश सरकार के मध्य सामंतों के विशेषाधिकार और बिठोड़ा के उत्तराधिकार आदि प्रश्नों को लेकर झगड़ा चल रहा था। कुशाल सिंह ने शुरू में तो विप्लवकारियों और ब्रिटिश सरकार इन दोनों के मध्य समझौता कराने का प्रयत्न किया, लेकिन बाद में कुशाल सिंह ने विप्लवकारियों को समर्थन दिया और उन्हें वह आउवा ले आया। और इसी बीच आसोप, गूलर और आलड़ियावास के ठाकुर भी अपनी सेनाओं के साथ सहायता के लिए आउवा आ गए, और इस तरह से आउवा विप्लवकारियों का एक केंद्र बन गया। जब ये पता चला कि विप्लवकारी जो हैं वो आउवा एकत्रित होते जा रहे हैं, तो तख्त सिंह ने आउवा पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए और एक सेना उसने बिठोड़ा भेज दी। इधर संयुक्त सेना के समक्ष विप्लवकारियों की सेना और तख्त सिंह की सेना के मध्य संघर्ष हुआ। तख्त सिंह की सेना जो थी वो परास्त हुई, और बाद में यूरोपीय सेना या एजीजी के कहने पर आउवा पर पुनः आक्रमण किया गया, और लेकिन विप्लवकारियों के पास इस समय तोपें थी, तो इसलिए राजकीय सेना जो थी वो उनके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं कर पाई। एक तरह से इस समय में जो कुशाल सिंह था वो
जीतता रहा। जब लगातार जोधपुर की सेना की पराजय होने लगी तो एजीजी लॉरेंस चिंतित हो गया, क्योंकि उसे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो आउवा जो है वो विप्लवकारियों का केंद्र बन जाए, एक ऐसा गढ़ बन जाए जो उन्हें पूरा नेतृत्व प्रदान कर दे। और इसीलिए एजीजी 18 सितंबर को आउवा पहुंचा और विप्लवकारियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन और इसीलिए ब्रिटिश सेना को अपनी सेनाएं पीछे हटानी पड़ी। लॉरेंस पराजित हुआ, लेकिन फिर भी इस समय तक यूरोपीय सेना और भी अधिक सहायता के लिए आ गई। तो ऐसे में इन दोनों के मध्य एक लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। लेकिन अब आउवा के ठाकुर और विप्लवकारियों के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लगा। आउवा का ठाकुर चाहता था कि मेवाड़ी सामंतों का सहयोग प्राप्त मिले हो, तब वो आगे बढ़े, लेकिन विप्लवकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान करना चाहते थे। तो ऐसे में दोनों ही अलग हो गए। विप्लवकारियों ने 9 अक्टूबर 1857 को पीपाड़, नारनौल आदि होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इस समय इन विप्लवकारियों के साथ आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गूलर के ठाकुर विशन सिंह और आलड़ियावास के ठाकुर अजीत सिंह नारनौल तक विप्लवकारियों के साथ थे। 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजी सेना और विप्लवकारियों के मध्य नारनौल में युद्ध हुआ। विप्लवकारी पराजित हुए और अनेक भाग खड़े हुए। एक तरह से जोधपुर लीजियन का जो विप्लव था वो शांत हो गया। लेकिन अब अंग्रेज एजीजी लॉरेंस आउवा के ठाकुर के साथ अपना प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हो गया और उसने आउवा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, जिन्होंने आउवा का घेरा डाल दिया। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह हालांकि उसकी रक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी वो चिंतित था। और इस तरह से 20 जनवरी 1858 को आउवा गांव की ओर से गोलीबारी शुरू हुई। 4 दिन तक दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई, लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह जानता था कि उसके साधन सीमित हैं और इसीलिए कुशाल सिंह आउवा के गढ़ से निकलकर मेवाड़ी सामंतों के यहाँ चला गया। बाद में कुशाल सिंह के छोटे भाई और लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह ने आउवा के किले की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश सेना जो थी वो लंबे समय तक इनसे मुकाबला करने के बाद भी नहीं जीत पाए, तो उन्होंने छल का सहारा लिया और अंग्रेजों ने आउवा के किलेदार को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। किलेदार ने दरवाजे खोल दिए और इस तरह से किले पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। लेकिन चूंकि पहले अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा था और उन्हें छल से यहाँ पर अधिकार करना पड़ा, तो उन्होंने आउवा के जितने भी गांव, महल, परकोटे आदि सबको नष्ट कर दिया। एक तरह से मुस्लिम आक्रांताओं की तरह मंदिरों और मूर्तियों को खंडित कर दिया। आउवा की महाकाली की मूर्ति को अजमेर लाया गया, जो आज अजमेर संग्रहालय में है, और इस तरह से आउवा वासियों को अमानवीय यातनाएं दी गईं। आउवा के बाद उपद्रव हुआ हाड़ौती में। हाड़ौती में भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जो थी वो उत्पन्न हो रही थी, और जब चर्बी वाले कारतूसों की बात वहाँ पर फैली तो वहाँ पर भी विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न हो गई। कंपनी सरकार ने कोटा में भी कोटा रेजिडेंट नाम से एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था, और इसके खर्च के लिए कोटा के राजा को प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए देने होते थे। हालांकि कोटा के राजा को ये लगता था कि वो पूरी तरह अंग्रेजों की अधिकार में है, अंग्रेजों के संरक्षण में है, लेकिन फिर भी कोटा में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं प्रबल हो रही थी। कोटा के महाराव की सलाह के अनुसार मेजर बर्टन कुछ दिन नीमच में रुका, लेकिन बाद में वह अक्टूबर 1857 में अपने दोनों पुत्रों सहित कोटा आ गया। इधर सेना में विद्रोह उत्पन्न हो ही रहा था, तो इसी सबको होते हुए 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रेजिडेंट के जो कुछ लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह कर भीड़ ने रेजिडेंसी को घेर लिया। बर्टन की जो स्थिति थी वो संकटप्रद हो गई, लेकिन रेजिडेंसी के सुरक्षा प्रहरियों ने सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया। विप्लवकारियों ने डॉक्टर सेल्डर और कोटा डिस्पेंसरी के डॉक्टर क्वांटम की हत्या कर दी। बर्टन और उसके पुत्रों ने विप्लवकारियों का मुकाबला किया, लेकिन क्रांतिकारियों ने बंगले में आग लगा दी और मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या कर दी। बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और क्रांतिकारियों को इसके साथ ही कोटा के अधिकांश अधिकारियों और विभिन्न किलों के किलेदारों का समर्थन प्राप्त हो गया। उन्होंने राजकीय भंडारों, भवनों, दुकानों, शस्त्रागारों, सुरक्षा केंद्रों, कोषागारों पर अधिकार कर लिया। सेड़गढ़ के दुर्ग में तैनात महाराव की राजकीय सेना ने भी विद्रोह कर दिया।
क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का कटा हुआ जो सिर था वो पूरे शहर में घुमाया और महाराज के महल को घेर लिया। अब महाराज का जो अधिकार था वो केवल अपने महल तक ही सीमित हो गया, उन्हें उनके महल में बंदी बना दिया गया। इसीलिए महाराज ने एजीजी को पत्र लिखा और इस सारी घटनाओं की सूचना उसे दे दी और करौली के राजा से सहायता मांगी। लेकिन विप्लवकारियों का महाराव पर दबाव बहुत अधिक था। बाद में मतलब ये कहा जाता है करीब 6 माह तक कोटा पर विप्लवकारियों का अधिकार बना रहा। प्रशासन के सारे अधिकार लाला जयदयाल और मेहरबान खां के पास थे। बाद में अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी गवर्नर जनरल्स ने मुश्किल से कोटा की चारों ओर से घेराबंदी करके कोटा पर अधिकार किया। 30 मार्च 1858 ईस्वी को विप्लवकारियों को वहां से भागना पड़ा और इस तरह से कोटा पर जो था उन पर विप्लवकारियों का अधिकार हो गया। मेवाड़ में भी विद्रोह हुआ। मेवाड़ में की स्थिति जो थी वो इस समय में बहुत चिंतित थी। तो लॉरेंस यहाँ के ब्रिटिश अधिकारी ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सहायता मांगी थी। यहाँ पर मेवाड़ की अधीनस्थ जागीर थी शाहपुरा। यहाँ पर ब्रिटिश विरोधी भावनाएं व्याप्त थीं और यहाँ का सामंत भी ब्रिटिश विरोधी था। जब नीमच के विद्रोही चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए शाहपुरा पहुंचे तो शाहपुरा के राजा ने 2 दिन तक अपने यहाँ रुकाया, उन्हें रसद आदि दी थी। जब कैप्टन शॉवर्स को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो वो शाहपुरा पहुंचा। शाहपुरा के राजा ने, हालांकि ये कहा जाता है कि उस समय परंपरा थी कि उनका सम्मान करेंगे उनके, लेकिन शाहपुरा के राजा ने शॉवर्स के लिए अपने किले का दरवाज़ा भी नहीं खोला और इस तरह से शाहपुरा जो था वो भी विद्रोहियों में शामिल हो गया। शाहपुरा बाद में सलुम्बर के जो रावत थे वो भी विद्रोहियों में सम्मिलित हो गए और सलुम्बर जो था वो एक तरह से जो प्रमुख जितने भी नेता थे विद्रोहियों के उनका शरण स्थल बन गया। खुशहाल सिंह ने भी यहाँ पर शरण ली, इसके अलावा केसरी सिंह ने भी यहाँ पर शरण ली और इस तरह से बाद में सलुम्बर का जो रावत था उसने तांत्या टोपे को भी शरण दी। हालांकि अंग्रेजों ने उससे तांत्या टोपे को मांगा लेकिन उसने इस तरह की कोई भी बात को उनकी को स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार से भारत के अनेक भागों में राजस्थान के अनेक भागों में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति जो थी वो पनपी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी दमनात्मक नीति से इस क्रांति को समाप्त कर दिया। राजस्थान के अन्य राज्यों में भी विप्लव की गूंज हुई, जैसे भरतपुर। तो भरतपुर में 31 मई 1857 को विद्रोह हुआ। पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन जो था उसे ये सलाह दी गई कि वो भरतपुर छोड़कर चला जाए, कभी भी वहाँ आक्रमण हो सकता है, लेकिन मॉरिसन ने दमनात्मक नीति से धीरे धीरे विप्लवकारियों को समाप्त कर दिया। बाद में वह आगरा चला गया और जो विप्लवकारी थे वो भी दिल्ली और उधर की तरफ चले गए। अलवर में भी विद्रोह हुआ। 11 जुलाई 1857 को अलवर के गांव की गुर्जर जनता द्वारा ब्रिटिश विरोध भावना को अभिव्यक्ति दी गई। धौलपुर में भी विद्रोह हुआ और ये विद्रोह हुआ अक्टूबर 1857 को। ये सैनिक टुकड़ी जो थी वो बाद में विप्लवकारियों से मिल गई। जयपुर में भी विद्रोह हुआ, यानी कि राजस्थान के लगभग समस्त स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला उठ खड़ी हुई और अनेक स्थानों पर विद्रोह हुआ। अब है इस क्रांति का दमन अंत कैसे हुआ। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और विप्लव का दमन शुरू हुआ। धीरे धीरे जहाँ जहाँ विप्लवकारियों ने अधिकार किया था उन सब स्थानों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। दमनात्मक तरीके से इस क्रांति को अंग्रेजों ने दमन कर दिया और उसके पश्चात यह जो क्रांति थी ये राजस्थान में भी समाप्त हो गई। ये जो क्रांति थी, इस क्रांति के परिणाम क्या थे? सबसे पहली चीज, ब्रिटिश ताज का शासन हो गया। अभी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर इंग्लैंड की महारानी या महाराजा, जिसे ब्रिटिश ताज या क्राउन कहा जाता है, उसका शासन भारत में शुरू हो गया। अब देशी राज्यों के साथ जो संधियां पहले की गई थी उनके स्थान पर उनके साथ उन संदें दी गई उन्हें, यानी उनके जो अधिकार कर्तव्य थे इन सब का विवरण सनदों में लिखा हुआ था। अभी तक भारत का प्रमुख गवर्नर जनरल होता था, अब वायसराय यानी कि ताज का प्रतिनिधि के रूप में वायसराय भारत का प्रमुख हुआ।
राजाओं को बहुत सी उपाधियां और बहुत से पद उन्हें दिए गए ताकि उन्हें किसी तरह से संतुष्ट रखा जा सके। जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने ये भी किया कि इनकी स्वामी भक्ति और निष्ठा में वृद्धि करने के लिए उसने ये कार्य करने शुरू किए जिससे कि इनमें पारस्परिक प्रतिद्वंदिता आ जाए। 1861 ईस्वी में स्टार ऑफ इंडिया ऑर्डर की स्थापना कर दी और पारस्परिक प्रतिद्वंदिता जो थी वो शुरू कर दी। यानी कि जैसे जैसे उनकी उपाधियां और पद होगा उसके आधार पर उन्हें तोपों की सलामी की संख्या निश्चित की जाएगी और वही उनके लिए पद और सम्मान का सूचक होगा। यदि तोपों की संख्या ब्रिटिश सरकार की प्रसन्नता अप्रसन्नता का मापदंड बन गई, ब्रिटिश सरकार के अप्रसन्न होने पर तोपों की संख्या में कमी और प्रसन्न होने पर वृद्धि कर दी जाती थी। कालांतर में विभिन्न शासकों के महत्व के आधार पर उनके वायसराय के दरबार में बैठने के स्थान भी निर्धारित कर दिए गए। इससे क्या हुआ, आपसी प्रतिद्वंदिता जो थी वो प्रारंभ हो गई। ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा जो थी वो भारतीय राजाओं में इसी वजह से बढ़ती चली गई क्योंकि उन्हें उपाधियां और जो पद थे वो उनकी निष्ठा के प्रति के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होते थे। शासकों के बाद राजस्थान में सामंत वर्ग सबसे शक्तिशाली और संपन्न वर्ग था। सैनिकों के साथ इसी वर्ग ने क्रांति में उनका समर्थन किया था, लेकिन अब अंग्रेजों ने सामंतों के महत्व और सम्मान को कम करने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने सामंतों द्वारा शासकों को दी जाने वाली सैनिक सहायता के बदले उन्हें नगद राशि देने को विवश किया। सामंतों के लिए इससे बड़े बड़े सैनिक दस्ते रखना कठिन हो गया और उन्हें अपने सैनिक दस्ते भंग करने पड़े। सुशासन के नाम पर अंग्रेजों ने जागीर क्षेत्र के प्रशासन में हस्तक्षेप कर अपने सामंतों के न्यायिक और राजस्व अधिकारों को कम कर दिया। नए नियमों के अनुसार न्यायालयों में साधारण जनता और सामंतों के मध्य कोई भेद नहीं रहा। पहले सामंत विभिन्न प्रकार के कर भी वसूलते थे, न्याय के अधिकार भी उन्हें प्राप्त थे। अब उनके ये सारे अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए। यातायात के साधनों में वृद्धि हुई क्योंकि अंग्रेजों को ये लगा कि 1857 की क्रांति के समय जो सबसे ज़्यादा समस्या आई वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेनाएं भेजने में थी और शीघ्रता से पहुंचने में थी। तो अब उन्होंने यातायात के साधनों को बढ़ाने पर जोर दिया। अपनी विभिन्न सैनिक छावनियों को सड़क मार्ग से जोड़ने लगे। 1865 ईस्वी में जयपुर से अजमेर होते हुए डीसा तक और अजमेर से नसीराबाद होते हुए नीमच तक जाने वाली सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ जो 1875 में पूरा हुआ। राजस्थान में रेल लाइनें बिछाने का कार्य शुरू हुआ और 1881 तक राजस्थान में 632 मील लंबे रेल मार्ग का निर्माण हुआ जिसमें दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग प्रमुख था। इस तरह से जब राजस्थान में यातायात मार्गों पर ध्यान दिया जाने लगा और इसका प्रभाव व्यापार पर भी पड़ा, उद्योगों पर भी पड़ा, स्थानीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए और मार्केट में विदेशी सामान जो था वो शीघ्रता से पहुंचने लगा। यहाँ के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, मध्यम वर्ग का उदय, प्रशासनिक पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति, इन सब से ब्राह्मणों और राजपूतों का महत्व जो था वो कम होने लग गया। वैश्यों का महत्व बढ़ गया और इसके साथ ही अंग्रेजों ने वैश्यों के समुदाय को संरक्षण देने की नीति अपनाई क्योंकि उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल को बेचने के लिए व्यापारियों और दलालों की आवश्यकता थी। इस तरह से इस क्रांति के जो परिणाम थे वो विशद निकले जिन्होंने राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक समस्त ढांचे पर प्रभाव डाला। इस विप्लव का स्वरूप क्या था? स्वरूप के संदर्भ में कई मत दिए जाते हैं। सैनिक विद्रोह, सामंती विद्रोह, जन विद्रोह ये कहा जाता है। सैनिक विद्रोह क्योंकि मुख्यतः सैनिक जो थे वो इसमें शामिल हुए इसीलिए इसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। सामंती विद्रोह यदि हम कुशाल सिंह, शाहपुरा के राजा या फिर सलुम्बर के रावत को देखें तो हमें ये लगेगा कि कुछ सामंतों ने मिलकर विद्रोह किया था, जबकि ऐसा नहीं है। यह सामंती विद्रोह नहीं था, ना ही यह सैनिक विद्रोह था। सैनिकों ने शुरू जरूर किया लेकिन सैनिकों को जनता का पूर्ण समर्थन, सामंतों का पूर्ण समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। वस्तुतः यह जो विद्रोह था यह अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था और ब्रिटिश विरोधी तत्व जो थे वो इसमें सम्मिलित थे। जिन स्थानों पर जनता ने विप्लव में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वहां भी जनता का नैतिक समर्थन या अप्रत्यक्ष सहयोग जो था वो विप्लवकारियों के साथ था। यानी कि इसे हम जन विद्रोह कह सकते हैं कि जहां जहां ब्रिटिश विरोधी भावनाएं थी वहां वहां यह विद्रोह हुआ था। जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से भी
अंग्रेज़ों के खिलाफ इसमें भाग लिया। जैसे कई स्थानों पर जनता द्वारा कर्कश शब्दों में अंग्रेज़ों के साथ व्यवहार किया जाता था, या इस तरह की भावनाएं जो थी वो हमें उसमें दिखाई देती है, या विप्लवकारियों को सहायता उन्होंने दी। इस तरह से साधारण जनता की सक्रिय भागीदारी जो थी वो हमें इस विप्लव में दिखाई दी। इसीलिए इसे हम स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता के उदय के प्रारंभिक चरण की प्रथम अभिव्यक्ति यह विप्लव था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना बड़ा विप्लव हुआ, राजस्थान और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, लेकिन फिर भी यह असफल हो गया। अंग्रेजों ने कुछ ही समय में इसे समाप्त कर दिया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था, अनेक कारण थे कि रियासती राज्यों ने, शासकों ने असहयोग किया, विप्लवकारियों को एक उचित नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ, साधारण जनता ने सामान्य तरीके से इन्हें पूरी तरह सहयोग नहीं दिया। यदि सामान्य जनता पूरी तरह सहयोग देती तो ये सफल हो सकता था। विप्लवकारियों में कोई संगठन नहीं था। जहाँ जहाँ अंग्रेज विरोधी भावनाएं उत्पन्न हुई वहाँ वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था सिवाय इससे कि ब्रिटिश सरकार के विरोध के स्वरूप में इन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था। और ये जो विद्रोह था यह कुछ ही स्थानों पर शुरू हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों को इतना मौका और इतना समय प्राप्त हो गया कि वो आसानी से विप्लवकारियों का दमन कर पाए। साथ ही विप्लवकारियों के पास जो साधन थे वो बहुत सीमित थे। जैसे आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह एक लंबे समय तक अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उनके पास सीमित साधन थे, और इसीलिए उन्हें सहायता के लिए मेवाड़ की ओर जाना पड़ा। और उसके बाद किलेदार ने धोखा कर दिया और आउबा पर आसानी से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान में भी 1857 की क्रांति का होना यह दर्शाता है कि वहाँ भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, और यह एक तरह से प्रथम चरण शुरू हुआ जब राजस्थान में फिर राजनीतिक जन जागरण हुआ और राजस्थान ने भी क्रांति के बिगुल को बजाया था। धन्यवाद।